हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल माई सेल्फ आशीष फ्रॉम एसएमएस जयपुर। और गाइस अब अपन हमारा नेक्स्ट वीडियो क्या फर्स्ट वीडियो दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो यार, अपन इस बार अब स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी, ठीक है। और अभी यार अपन कहीं 11th-12th कहीं कोचिंग में होते हैं तो एक फालतू सा बकवास सा जोक बोलते हैं कि बच्चों आज अपन स्टार्ट करेंगे आपका फेवरेट चैप्टर रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी। ये बकवास जोक है, ठीक है ना। वो भाई पढ़ना और करना, ये दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है, ठीक है। तो ये फालतू का मैं जोक नहीं कहूँगा, पढ़िए। यहाँ पर पढ़ रहे तो सिंसियरली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी। ओके, तो देखो ना, सबसे पहले एक ओरिएंटेशन ले लेते हैं, क्योंकि यार पता चले पूरा यूनिट कंप्लीट हो गया, तुम लोगों क्या मतलब सोचो, दिमाग पे जोर डालो तो पता चले पढ़ाई क्या कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। तो क्या होता है, ओरिएंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, तो मैं आपको बताता हूँ अपन क्या पढ़ने वाले, किस तरीके से पढ़ने वाले, ठीक है। इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यार कभी कुछ मैं कुछ डबल मीनिंग जोक्स बोल दूँ तो यार थोड़ा सा माफ़ कर देना, ठीक है ना। मेरा वो इंटेंशन नहीं होगा, बट मेरा माइंड वैसे ही चलता है, तो मुझे अपने आप को कंट्रोल करके रखना पड़ता है। बट कोशिश करेंगे नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो सिंसियरली पढ़ेंगे, वरना फिर कुछ लोग ऐसे खेल कर देंगे मेरा, ठीक है। देखो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम का मतलब अपन फिजियोलॉजी से रिलेटेड बात करेंगे। तो ह्यूमन का मतलब होता है दो यार, जैसे मेल और फीमेल, ठीक है। एक जनरल बात कर रहे हैं तो इसको अपन इस तरीके से पढ़ेंगे कि एक तो होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। और ये दोनों कुछ मिलकर के ऐसा करते हैं जिसकी वजह से हो जाती है प्रेगनेंसी, ठीक है। तो वो जो कर रहे हैं तो उसे अपन कुछ नाम देते हैं, जैसे कि सेक्सुअल एक्टिविटी, या कह लो फर्टिलाइजेशन। अगर अपन बहुत स्पेसिफिकली जाए तो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो उसकी वजह से हो जाती है प्रेगनेंसी, ठीक है। उसके बाद वही क्या क्या रहेगा, जैसे लैक्टेशन रहेगा, पार्चुरेशन रहेगा, ठीक है, फिर लैक्टेशन। तो आप समझ रहे हो। तो इस चार टॉपिक में, चार डेटा के अंदर अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, जो आज अपन स्टार्ट करेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद अपन पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, ये कह लो सेक्सुअल एक्ट, ठीक है। और लास्ट में अपन पढ़ेंगे प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो समझ में आ रहा है मतलब होने क्या वाला है, ठीक है ना। ओके, स्टार्ट करते हैं। बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है, आई नो। एनीवेज, तो ये आपको एक पूरा समझ में आ रहा है कि अपन करने क्या वाले। तो स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, फिर धीरे धीरे करके एक एक चीज कवर करेंगे, ठीक है। तो हर बार की तरह यार, आप लोगों को बेस्ट बनाने के लिए आपके फील्ड के अंदर मेरे को पहले एक इतनी एनाटॉमी तो आपको पढ़ानी पड़ेगी जिससे मैं आपको फिजियोलॉजी समझा सकूं। तो अपन पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो देखो सबसे पहले बहुत ओवरव्यू में अपन मतलब जो जनरल बात करेंगे, ठीक है ना। कोई जज नहीं करेगा कि आपको या क्या आप 12th क्लास के लेवल का पढ़ा रहे हो, ठीक है ना। जब बढ़ाऊंगा ना मैं अपना लेवल, तो आप लोगों का भी मतलब ऐसा हो जाएगा यार भाई बस कर, ठीक है। तो सुनो, मैं कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ, कहाँ तक चीज़ें लेकर के जाएंगे। तो ये है यार अपना मान लो टेस्टिस, ठीक है, ठीक है। तो ये टेस्टिस के अंदर अपना बनता है स्पर्म, ठीक है। तो ये इस टेस्टिस ने अपना स्पर्म दिया, या क्या लोग कहाँ जाता है स्पर्म, ये जाता है एपिडाइमिस। ऑफ कोर्स अगर और थोड़ा सा स्पेसिफिकली जाए तो टेस्टिस में कहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, या क्या लोग कहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। एक्चुअली कुछ कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स होती है, अराउंड 900 कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स रहती है, जैसे कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिसके अंदर अपना स्पर्म प्रोडक्शन होता है और वो एपिडाइमिस में जाता है, ठीक है। फिर एपिडाइमिस से जाता है अपना वास डेफरेंस में, ठीक है। गाइस यार लिखने में मत ध्यान दीजिए, मैंने बहुत बार यार मुझे पता चलता है आप लोग से वीडियो में लिखते रहते हो, मतलब आपका कंसंट्रेशन बना रहना चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट वो है, ठीक है। इसलिए मैं पहले नोट्स देता नहीं था। अगर आप 1 साल या 2 साल वाले पहले वाले बैच से पूछोगे तो मैं नोट्स नहीं देता था उनको। तो ये अभी स्टार्ट किया जिससे आप लोगों का टाइम बचे, क्योंकि अभी मैंने देखा एग्जाम टाइम चल रहा है, काफ़ी आप लोग बिजी भी हो। तो डायरेक्टली सुनो, समझो पूरे फोकस से, इसी में याद कर लो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये तो लोगों ने बना दिया एमबीबीएस क्या है एमबीबीएस, अगर मैं पूरा एमबीबीएस पढ़ाऊँ ना आग लगा दूंगा। तो सुनो, बस सुनने में मजा लो, नोट्स मिल जाएंगे, क्लियर खत्म हो जाती है तुम्हारी बात। बाकी जैसा तुम्हें ठीक लगे, ठीक है। मेरा काम तो बोलना है, वो तो मैं बोल के चली जाऊंगा, ठीक है। तो वास डिफरेंस के बाद अपन जाएंगे एम्पुला में, ठीक है। वास डिफरेंस से ये जो भी अपना स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म एंड उसके साथ थोड़ा जो बहुत जो फ्लूइड है वो फिर आता है एम्पुला में। एम्पुला के साथ यार एक्चुअली ना इसी एम्पुला में कुछ और डक्ट्स आती है फ्रॉम सेमिनल वेसिकल। तो एक्चुअली अपने पास 2 सेमिनल वेसिकल होते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास कहने का मतलब मेल्स के अंदर 2 सेमिनल वेसिकल होते हैं। तो वो एम्पुला में जाकर के फिर ये बनता है इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है। फिर ये इजैक्यूलेटरी डक्ट एक्चुअली
ये पास करती है फ्रॉम बॉडी ऑफ प्रोस्टेट, ठीक है, ठीक है, मान लो ये प्रोस्टेट है, ठीक है, ये यहाँ से पास करती है और उसके बाद ये डायरेक्टली जाएगी यूरेथ्रा के अंदर, ठीक है। ठीक है, तो ये फिर जाएगी अपने यूरेथ्रा के अंदर और इस तरीके से यूरेथ्रा के अंदर, और फिर यूरेथ्रा से बाहर निकलेगा जो निकलता है जिसे अपन कहते हैं सीमेन। तो एक्चुअली ये जो सीमेन है ना, ये वो नहीं है जो टेस्टिस ने रिलीज किया था, स्पर्म एंड फ्लूइड। इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें आई है, जैसे सेमिनल वेसिकल के सेक्रीशंस है, ठीक है, इजेक्युलेटरी डक्ट, और मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे कहाँ से सेक्रीशंस आते हैं। इवन जब इजेक्युलेटरी डक्ट प्रोस्टेट से जा रही थी तो कुछ प्रोस्टेट के सेक्रीशंस आएंगे, ये प्रोस्टेट है, ठीक है। यूरेथ्रा से जा रही थी तो कुछ यूरेथ्रा के सेक्रीशंस आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये सीमेन के बारे में, ठीक है। अगर इसके ऊपर कुछ डेटा पे अगर अपन बात करें इस सीमेन के डेटा के ऊपर, ठीक है, सुनना। सबसे पहले ये जो सीमेन निकला ये अपना कुछ होता है थिक वाइटिश सा, ठीक है, थिक एंड वाइटिश, इसका मैं अपीयरेंस बता रहा हूँ, थिक एंड वाइटिश टिंट होता है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम अप्रॉक्स 3.5 ml होता है, +-3, ठीक है ना, वेरी कर सकता है। और पीएच जो है वो होगा 7.5, दैट इज स्लाइटली एल्कलाइन, ठीक है। ब्लड का पीएच कितना होता है? ऐसा अचानक से क्वेश्चन पूछते तुमको आते नहीं होंगे ना, सोचो सोचो, अभी पढ़ाया था, हालांकि तुमने बहुत पहले पढ़ा होगा, मैंने लेकिन अभी इससे पहले ब्लड ही पढ़ाया था, सेंसरी सीनेस से थोड़ा सा पहले। और उसकी अगर अपन बात करें तो स्पर्म, तो एक्चुअली सीमेन के अंदर स्पर्म कितना होता है, तो अप्रॉक्स होता है 35 to 200 मिलियन, जिसके अंदर से 50% ही मोटाइल होते हैं, ठीक है, मोर देन 50% मोटाइल स्पर्म्स होते हैं। तो एक एक करके यार अपन बात करेंगे। सबसे पहले तो यार ये जो है इसका 3.5 ml जो वॉल्यूम है वो सीधा ज़्यादा का ज़्यादा टेस्टिस से नहीं आ रहा है। देखो उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें ज्वाइन करती है, ठीक है ना, जैसे कि क्या, सबसे पहले जैसे सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड आ रहा है, ठीक है, ये अपना कुछ म्यूकॉइड फ्लूइड देता है, म्यूकॉइड मटेरियल देता है, ठीक है, उसका तो एक्चुअली सेमिनल वेसिकल का इसके अंदर करीब करीब 60% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। कहने का मतलब सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन सीमेन के अंदर होता है सेमिनल वेसिकल का, दैट इज अप्रॉक्स 60%, ठीक है। उसके बाद ये प्रोस्टेट से जाता है तो प्रोस्टेटिक डक्ट्स भी अपना अपना सेक्रीशन डालती है, ठीक है, और इस प्रोस्टेट का सेक्रीशन होता है अप्रॉक्स 30%, ठीक है। और फिर यूरेथ्रा से जाता है तो ये जो जब जहाँ से ओरिजिन हो रहा है ना यूरेथ्रा, वहाँ पे कुछ होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ठीक है ना, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स अपना सेक्रीशन देती है, डेट इज अप्रॉक्स 1% रहता है सीमेन के अंदर, ठीक है। और ये जो प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट तो हो गया, यूरेथ्रा से ये जब जा रहा है यहाँ पे भी कुछ ना कुछ रिलीज हो रहा है, डेट इज यूरेथ्रल ग्लैंड्स जो होती है उसके आसपास कुछ म्यूकस रिलीज करती है सीमेन के अंदर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब सेमिनल वेसिकल से भी सेक्रेशन हो रहा है, प्रोस्टेट से भी हो रहा है, बल्बो यूरेथ्रल से भी हो रहा है, यूरेथ्रल से भी हो रहा है ना, ये सारे सेक्रेशन हो रहे हैं। एंड अलॉन्ग विद ऑफ कोर्स टेस्टिस से जो स्पर्म आया है तब जाकर के ये अपना जो सीमेन है वो 3.5 ml के अप्रॉक्स बनता है, ठीक है। दूसरा कि अगर इनके सेक्रीशन को थोड़ा और ध्यान से देखें तो इनके सेक्रीशन किस किस तरीके से, देखो सेमिनल वेसिकल का म्यूकॉइड मटेरियल, ठीक है, और ये यूरेथ्रा इनका भी म्यूकस, बट फिर भी अगर आप देख रहे हो तो मैंने लिखा है कि जो सीमेन होता है उसका जैसे जो अपीयरेंस होता है वो होता है थिक वाइटिश सा। तो ये एक्चुअली वाइटिश कहाँ से आया, जबकि ये म्यूकॉइड थोड़ा सा वाटरी सा दिखता है, तो वाइटिश कहाँ से आया, जो एक्चुअली प्रोस्टेट जो है ना, सेमिनल वेसिकल और यूरेथ्रा इनके सेक्रीशन म्यूकॉइड टाइप के होते हैं, बट ये जो प्रोस्टेट है इसका होता है सेक्रीशन थिन मिल्की फ्लूइड, ठीक है। तो ये जो मिल्की अपीयरेंस है ये आता है ड्यू टू प्रोस्टेट सेक्रीशन। आगे मेरी बात समझ में? ओके। तो ये वाइटिश टिंट समझ में आ गया, ये वॉल्यूम समझ में आ गया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। पीएच पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखो उसके लिए मैं समझना चाहूंगा कि भाई सेमिनल वेसिकल का जो सेक्रीशन है उसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। म्यूकॉइड टाइप का है वो मैं समझ गया, बट क्या क्या है, ठीक है। तो देखा जाए तो इसके अंदर होता है फ्रक्टोज, ठीक है, सिट्रिक एसिड, और भी बहुत सारे न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, फिब्रिनोजन होता है, ठीक है, समझ गए। और जो अपना प्रोस्टेट है, अब इसके सेक्रीशंस जो है उसके अंदर क्या क्या होता है समझना। इसके अंदर होता है कैल्शियम, सिट्रेट आयन, ठीक है, फॉस्फेट आयन, कुछ क्लॉटिंग एंजाइम्स होते हैं, क्लॉटिंग एंजाइम, ठीक है। और एक और सब्सटेंस है जिसका नाम है प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। देखो लाइसिन से नाम से पता पड़ रहा है, देखो अभी मैं समझाता हूँ क्या करेंगे ये सब लोग मिल करके, ठीक है। तो ये है अपने प्रोस्टेट के सेक्रीशंस। तो देखो हो क्या रहा है, आप समझ पा रहे होंगे
कि ये सिट्रिक एसिड ये एसिडिक है, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये तो म्यूकोइड है। तो एक्चुअली ये जो स्पर्म है, ये जो सीमेन है, ये एक्चुअली वो होना चाहिए था सेमिनल। देखो सेमिनल वेसिकल 60% कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है, ठीक है, तो उसका सिट्रिक एसिड एक्चुअली एसिडिक होना चाहिए था। बट ये जो फॉस्फेट है, इसके जो भी सेक्रेशन है वो इतने एल्कलिन है कि वो कहीं ना कहीं उस पीएच को एल्कलाइन ले ही जाते हैं, ठीक है। तो जो एक्चुअली प्रोस्टेट है ना, इसके सेक्रेशन स्लाइटली एल्कलिन है, जिसकी वजह से, हालांकि ये ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, बट ये इसका समझ लो उन दोनों का न्यूट्रलाइज करके 2:1 के रेशियो में भी अगर आप देखोगे तो इस तरीके से सेट है कि वो कहीं ना कहीं सीमेन को एल्कलाइन बना देते हैं, स्लाइटली एल्कलाइन बना देते हैं, जिससे स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलिटी और उसकी वायबिलिटी बहुत सही रहती है, ठीक है। तो एक्चुअली स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलिटी अच्छे होने के लिए एल्कलिनिटी चाहिए, जो कि प्रोस्टेट प्रोवाइड कर रहा है, और व्हाइटिश जो कलर है वो भी ड्यू टू प्रोस्टेट आ रहा है। आगे बात समझ में, तो ये था पीएच के बारे में। अच्छा, अब यहाँ पे देखने वाली बात, ये थिक क्यों है। देखो एक और चीज समझना, अब मैं एक जनरल ओवरव्यू देने वाला हूँ कि भाई कैसे स्पर्म फीमेल के ओवम तक जाने वाला है। देखो मेरी बात समझो, यहाँ से तो चीज़ निकल चुकी है, ठीक है, ये जो यूरेथ्रा इससे बाहर निकल चुकी है चीज़, तो उसके बाद अपन को वहाँ तक पहुँचाने भी तो है। देखो होता क्या है, ये जो अब ये सारे हैं तो सेक्रेशन से एक साथ ही कहीं ना कहीं एक साथ जुड़ गए, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो क्लॉटिंग एंजाइम है, ठीक है, ये क्या करता है, इस फिब्रिनोजन को तोड़ देता है, ठीक है। इस फिब्रिनोजन को काय में तोड़ता है, वीक फिब्रिन में, ठीक है। ये वीक फिब्रिन एक्चुअली इसकी वजह से एक वो बन जाता है कोएगुलम टाइप, क्योंकि यार ऑफकोर्स क्लॉटिंग एंजाइम है तो वो करेगा तो सही इसके ऊपर एक्ट, तो वीक फिब्रिन एक कोएगुलम टाइप बन जाता है। तो इस वजह से इसका ये होता है थिक सीमेन। आप समझ लो थिक क्यों होता है, ठीक है, देखा तो किसी ने कहा ही होगा तो ये एक्चुअली थिक होता है, आप समझो ये कैसा होता है, जैसे घी जैसा होगा, ठीक है। तो समझ रहे हो ना, मतलब तो ये जो कहाँ गया क्लॉटिंग एंजाइम है, फिब्रिनोजन पे एक्ट करता है, ये इसको वीक फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा थिक सा कोएगुलम सा होगा। और जब यूरेथ्रा इजेकुलेट करता है तो इसका एक प्रेशर होता है, मतलब कोई भी चीज झटके से निकलती है तो एक्चुअली वास्ट डिफरेंस से बहुत तेजी से इजेकुलेट होता है। वो कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर रही है चीजें, क्या रिफ्लेक्स जा रहा है, वो मैं बाद में बताऊंगा, बट ओवरव्यू दे रहे हैं अभी अपन। तो वो जो इजेकुलेट कर रहा है वो सीधा चले जाता है अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, और वो इतना जोर से इजेकुलेट होता है करीब करीब वो सर्विक्स तक पहुंच जाता है। कहां तक पहुंच जाता है, अब समझ रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं, कहां पे बनाऊं, यहां बनाते, ठीक है। जैसे मान लो इसने इजेकुलेट किया, ठीक है, ये यूरेथ्रा है, इसने इजेकुलेट किया तो ये करीब करीब सर्विक्स तक पहुंच जाता है, ठीक है, सर्विक्स वेजाइना, ठीक है ना। तो ये वहां पे जाके चिपक जाता है, ठीक है, क्योंकि ये थिकी स्टिकी समझ लो कोएगुलम टाइप है। उसके बाद क्या होता है, ये प्रोफाइब्रिनोलाइसिन एक्टिवेट होता है। वो प्रोफाइब्रिनोलाइसिन क्या करता है, इस वीक फिब्रिन को वापस से थिन बना देता है। मतलब अब यह फिब्रिन तो क्या स्टिकी टाइप है, अब ये प्रोफाइब्रिनोलाइसिन एक्ट करेगा और ये इसको वापस से स्टिकी बना देगा, ठीक है, ये वापस से इसको बैक टू नॉर्मल बना देगा, पतला सा थिन फ्लूइड सा बना देगा। अब यहां से अपना स्पर्म आजाद हो गया, ठीक है, क्योंकि जब स्टिकी था तो स्पर्म भी अटका हुआ था, उसकी मोटिलिटी अफेक्ट हो रही थी, बट अब यहां से स्पर्म इजी हो गया, वो बाहर निकल सकता है, समझे। अब यहां से अब जो अपना स्पर्म है मोटाइल है, साथ में यार क्या क्या है, और देखो और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे सर्वाइकल म्यूकस, ये सब चीजें भी होती है, ठीक है। तो उनका क्या हो रहा है, देखो ये जो अपना प्रोस्टाग्लैंडिन है ये क्या करता है, सर्वाइकल एक तो म्यूकस को बहुत ज्यादा मतलब इस तरीके से रिएक्ट करता है कि स्पर्म का मूवमेंट हो सके। दूसरा ये क्या करता है, रिवर्स कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट करा देता है, रिवर्स पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रेक्शन। तो जिसकी वजह से क्या होता है, यूटेरस और फेलोपियन ट्यूब में, तो इसकी वजह से क्या होता है, स्पर्म रिवर्स कॉन्ट्रेक्शन होते हैं तो स्पर्म इजीली ओवम तक पहुंच सकता है, ठीक है। अब स्पर्म यहाँ आजाद हो गया, अब वो आराम से वहां तक पहुंच सकता है। तो इस तरीके से अपना बाद में जाके फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये एक बहुत ओवरव्यू था, आई होप आपको चीजें समझ में आई हो कि सब लोग अपना अपना क्या क्या चीज रिलीज कर रहे हैं, उन सबका क्या क्या काम है। फ्रक्टोज न्यूट्रिटिव वैल्यू ऐड करता है, बाकी अब चीजें अपन समझ में आ रहे हैं। कैल्शियम का भी अपना रोल है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा जब स्पर्म को अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। सबका अपना अपना रोल रहता है, बट एक बेसिकली पूरी फिजियोलॉजी ऐसे चलने वाली है। आपको आगे मेरी बात समझ में, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन लगा होगा, एंड आई एम श्योर कि मैं आपका पूरा इंटरेस्ट क्रिएट करूंगा इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो कि आपको वैसे है बट ऑफकोर्स पढ़ाई में नहीं होगा, तो मैं आपका इसमें पूरा इंटरेस्ट क्रिएट करूंगा। एंड याद रखना 2022 बैच आने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोगों को 100% यार वीडियो शेयर करनी ही है। हर सीनियर पूरे बैच में करेगा ही शेयर, हर 21 बैच का एक सीनियर पूरे बैच में वीडियो शेयर करेगा, ठीक है। 10-10 बार करना, उनके दिमाग में रटवा देना कि यार ये अच्छा चैनल है ऐसे करके, ठीक है। फिर बाकी मैं संभाल लूंगा मेरी वीडियोस दिखा के, ठीक है। सो आई होप यार आप लोगों को सब चीजें समझ में आ गई होगी और मजा आया होगा। सो गाइस इस वीडियो में इतना यार, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।